हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आज से करीब 2500 साल पहले सोसाइटी में, विलेजेस एंड टाउन्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, आर्ट के फॉर्म में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, कल्चर के फॉर्म में, मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कैसे टाउन्स और विलेजेस डेवलप हो रहे थे। इस चैप्टर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है लुकिंग अहेड। इसमें हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न एम्पायर खत्म होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से टूल्स का डेवलपमेंट हुआ, खास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे उसका इस्तेमाल किया गया। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन, कैसे इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने का। एग्रीकल्चर और इरिगेशन कैसे जुड़े हुए हैं। हु लिव्ड इन द विलेजेस, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में विलेजेस में कौन रहता था, वो लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, विलेज में लोगों के कौन से अलग अलग ग्रुप्स थे। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी, हमें उस टाइम की लोक कथाओं से, जो ट्रैवलर्स सिटीज़ में आए उन्होंने कुछ लिख के रखा होगा, ट्रैवलर्स के अकाउंट से, उस टाइम के स्कल्पचर्स से और आर्कियोलॉजी से सिटीज़ के बारे में क्या और कैसे पता चलता है, ये पढ़ेंगे। कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या हैं और इससे हमें क्या क्या पता चलता है उस टाइम की सोसाइटी के बारे में। सिटीज़ विथ मैनी फंक्शंस, सिटीज़ मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती थीं। वो मल्टीपल फंक्शंस क्या क्या थे। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, सिटीज़ एंड विलेजेस फ्लरिश हो रहे थे। वहाँ पर लोगों का क्या क्या काम था, किस तरह का क्राफ्ट वर्क था। अ क्लोजर लुक में हम उस टाइम की एक सिटी अरिकामेडू के बारे में पढ़ेंगे। एल्सवेयर में हम उस टाइम पर रोम सिटी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ये पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है लुकिंग अहेड। हमने चैप्टर 7 में मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ था 321 बीसी और बीसीई से और डिक्लाइन हुआ था 185 बीसीई में। इस एम्पायर के प्रोमिनेंट किंग्स थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। अशोक के बाद जो रूलर्स आए थे वो वीक रूलर्स थे, वो एम्पायर को संभाल नहीं पाए थे और अशोक के टाइम पीरियड में जो बड़ा सा एम्पायर बना था वो डिसइंटीग्रेट होता चला जाता है, टूटता चला जाता है, डिक्लाइन होता चला जाता है। मौर्यन एम्पायर के बाद जो बड़ा एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राइज होता है वो था गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हुआ 320 सीई और एडी से। ये जो बीच का टाइम पीरियड रहा अराउंड 500 ईयर्स का, इसमें कोई एम्पायर नहीं आया। इस पीरियड में सिर्फ छोटी मोटी किंगडम्स आईं। मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर ब्रह्मदत्त को असैसिनेट कर दिया जाता है उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। इसके बाद शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है मगध एरिया में। द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 2200 ईयर्स अगो। In its place and elsewhere rose several new kingdoms. मगध और मगध के अलावा दूसरी जगहों पर किंगडम्स एमर्ज होकर आती हैं। हम इन्हीं किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसमें हम उन 500 ईयर्स के टाइम पीरियड के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। In the northwest and in parts of North India, kings known as the Indo-Greeks ruled for about 100 years. मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडो ग्रीक्स इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ पार्ट में लगभग 100 साल तक रूल करते रहे। इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ हिमालयाज हैं। ये सब इंडिया के नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, जिसकी वजह से उसके बॉर्डर्स नेचुरली प्रोटेक्टेड हैं। पर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में ओपन बॉर्डर है, इसलिए इंडिया में मैक्सिमम फॉरेन इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट की तरफ से हुए। इंडो ग्रीक्स वर फॉलोड बाय अ सेंट्रल एशियन पीपल known as the Shaks, who set up kingdoms in the northwest, north and western India. Some of these kingdoms lasted for about 500 years till the Shaks were defeated by the Gupta kings. The Shaks in turn were followed by Kushans about 2000 years ago. Indo-Greeks के बाद शक आए। शक के इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट से हुए। शक ने कई जगह छोटी छोटी किंगडम्स बनाई, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में। अल्टीमेटली शक को और बाकी की छोटी छोटी किंगडम्स को गुप्ताज ने हराया था। शक के बाद आए थे कुषाण। कुषाण चाइनीज ट्राइबल कम्युनिटी के थे। ये सारे डेवलपमेंट नॉर्थ वेस्ट में और आधे नॉर्थ में हुए। अब जो आधा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया था
तो मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर को असैसिनेट कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश करी। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के एरिया में शुंग डायनेस्टी ने रूल किया। शुंग्स वर फॉलोड बाय कन्वास। शुंग्स के बाद आते हैं कन्वास, जो शुंग को हराकर रूल करते हैं। कन्वास के साथ कई छोटे छोटे फैमिली रूलर्स आए। बड़े लंबे टाइम तक कोई एम्पायर नहीं बन पाया। इन सब को अल्टीमेटली अपरूट किया और अपने आप को स्टैब्लिश किया गुप्ता एम्पायर ने करीब करीब 1700 साल पहले। अब आते हैं वेस्टर्न पार्ट में एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में। सतवाहनास ने वेस्टर्न पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में रूल किया आज से लगभग 2100 साल पहले। अराउंड 1700 years ago, a new ruler family known as the Vakataks became powerful in central and western India. करीब 1700 साल पहले एक नई रूलिंग फैमिली जिसका नाम वाकाटक था, ये पावरफुल हुई वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। साउथ इंडिया में चोलास, चेराज और पांड्याज ने रूल किया बिटवीन 2200 to 1800 years ago. आज से 2200 साल से 1800 साल पहले ये किंगडम्स साउथ में एमर्ज हुई। लगभग 1500 साल पहले साउथ इंडिया में दो बड़ी किंगडम्स एमर्ज हुई, पल्लव्स एंड द चालुक्यास। और भी कई छोटे मोटे किंगडम्स और किंग्स आए। हमें इन सब के बारे में पता चलता है उस टाइम के कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और बुक्स से। ये सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस भी हुए। इन चेंजेस में ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन ने मेजर रोल प्ले किया। इन चेंजेस में आते हैं स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। ट्रेडर्स ने नए लैंड रूट्स एक्सप्लोर किए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर, और नए सी रूट एक्सप्लोर किए टू वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। नई नई बिल्डिंग्स बनी जिसमें हमारे सबसे पुराने टेम्पल्स और स्तूप्स आते हैं। कई बुक्स लिखी गई और कई साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। ये सारे डेवलपमेंट्स हुए साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, एक समय पर। नेक्स्ट टॉपिक है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। खेती में कई तरह के लोहे के औजारों का इस्तेमाल होता है। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइव्स। द यूज ऑफ आयरन बिगैन इन द सबकॉन्टिनेंट अराउंड 3000 years ago। प्रेजेंट टाइम में लोहे या आयरन का इस्तेमाल आम बात है। आयरन और स्टील से बनी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई हैं। आज से लगभग 3000 साल पहले हमारे देश में आयरन का यूज़ शुरू हुआ था। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियल्स। बहुत तरह के आयरन के टूल्स और वेपन्स हमें मिले हैं मेगालिथिक बरियल से। आज से लगभग 2500 साल पहले से आयरन टूल्स और वेपन्स का यूज़ हो रहा है, इस बात की एविडेंसेस हैं। दीज इंक्लूडेड एक्सिस एंड द आयरन प्लाउशेयर। आयरन टूल्स में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स थे वो थे एक्स यानी कुल्हाड़ी और आयरन प्लाउशेयर यानी लोहे से बनी हल की खार। हल के आगे का हिस्सा लोहे का बनाया जाता था। Axe was used for cutting forest and the iron plowshare was useful for increasing agricultural production. Axe का यूज जंगल को काटने के लिए होता था। हल जब लोहे के बनाए जाने लगे तब जो हैवी क्ले सॉइल थी यानी कठोर जमीन, उसे भी टिल किया जा सकता था, जोता जा सकता था। ऐसा करने से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था यानी खेती से होने वाली जो उपज थी वो बढ़ गई। नेक्स्ट टॉपिक है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और भी कई स्टेप्स लिए गए, उसमें से इरिगेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जिन किंग्स और किंगडम्स के बारे में हमने अब तक पढ़ा है, उन्हें अगर फ्लरिशिंग गांव से सपोर्ट नहीं किया जाता तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. नए टूल्स जैसे आयरन प्लाउशेयर एंड ट्रांसप्लांटेशन का तरीका जो पैडी यानी धान के प्रोडक्शन में यूज़ होता था, जिसमें एक छोटे से इलाके में बीज छिड़के जाते थे, स्प्रेड किए जाते थे, फिर वहाँ से छोटे छोटे पौधे को लेकर एक बड़े खेत में लगाया जाता था, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, ज़्यादा पौधे सर्वाइव कर पाते थे। इन नए टूल्स और ट्रांसप्लांटेशन के साथ ही इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया गया फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, खेतों या पौधों तक पानी पहुंचाना। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स,
टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। इरिगेशन के लिए जो चीज़ उस समय बनाई गई थी उसमें थे कैनाल्स यानी नहर, वेल्स यानी कुएं, पानी के टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स या झील। आर्टिफिशियल झील यानी मैन मेड झील जो इंसानों ने बनाई थी। इरिगेशन के लिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या स्टेजेस थी? किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। किंग्स को पैसे चाहिए थे एक बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए और पैलेसेस और फोर्ट्स बनवाने के लिए। ये सब पैसे कहाँ से आएंगे? दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। राजा ने किसानों से टैक्स लेना शुरू किया क्योंकि उस टाइम भी लोगों का मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर ही था। अब किसान को अगर टैक्स देना है तो उसे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जा सकता था? इरिगेशन की मदद से। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। किंग इरिगेशन करने के लिए पैसे देते थे और प्लान बनाते थे कि कैसे इरिगेशन करना है। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। लोग मजदूरी करते थे। ये सब करने के बाद प्रोडक्शन बढ़ जाता था। प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ती थी जिससे कि रेवेन्यू भी बढ़ता था। फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टन। इरिगेशन वर्क से फार्मर्स को भी फायदा होता था और भरोसा होता था कि सिंचाई से अच्छी पैदावार, अच्छा प्रोडक्शन ज़रूर होगा। हु लिव्ड इन द विलेजेस? गाँव में कौन लोग रहते थे? देयर वर एटलीस्ट 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट दोनों ही जगहों पर 3 तरह के लोग रहते थे। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालार, ऑर्डिनरी प्लाउमेन वर नोन एज ऊझावार and landless laborers including slaves were known as कडाईसियार and अडिमाई। तमिल रीजन या सदर्न पार्ट में जो लैंड ओनर थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी उन्हें वेलालार कहते थे। जो हल चलाने वाले आम लोग थे उन्हें ऊझावार कहते थे। और जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे और गुलाम थे, वैसे लोगों को कडाईसियार और अडिमाई कहते थे। ये तो था सदर्न पार्ट में रहने वाले लोगों के बारे में। अब जानते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट के गाँव में रहने वाले लोगों के बारे में। In the northern part of the country, the village headman was known as the ग्राम भोजक। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में गांव के जो हेड या मुखिया होते थे उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। यूजुअली men from the same family held the position of ग्राम भोजक for generations. In other words, the post was hereditary. ये जो ग्राम भोजक का पद होता था गांव में, इसमें एक ही परिवार के लोग ग्राम भोजक बनते थे। मतलब कि ये एक हेरिडिटरी पोस्ट थी। एक ग्राम भोजक का बेटा दूसरा नया ग्राम भोजक बनेगा। द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। गांव में जो ग्राम भोजक होते थे उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। ग्राम भोजक के पास आम तौर पर स्लेव्स या गुलाम होते थे और वे दूसरे मजदूरों को काम पर रखते थे लैंड को कल्टिवेट करने के लिए, उसमें खेती करने के लिए। बिसाइड्स एज ही वॉज द पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। ये जो ग्राम भोजक होते थे ये इतने पावरफुल होते थे, सो राजा भी इन्हीं ही चुनते थे लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। कभी कभी ये ग्राम भोजक जज की भूमिका भी निभाते थे और पुलिसमैन का भी काम करते थे। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो ग्राम भोजक उसमें फैसला सुनाने का काम करते थे, या फिर किसी को पनिश करना है, चोर को पकड़ना है, तो वो भी काम करते थे ग्राम भोजक, यानी पुलिस का भी काम करते थे। अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिस, मोस्ट ऑफ whom were small land owners। ग्राम भोजक के अलावा कुछ दूसरे छोटे किसान थे जो इंडिपेंडेंट थे, उन्हें गृहपति कहते थे। इनके पास थोड़ी सी जमीन होती थी। एंड देन there were men and women such as the Das Kamakara who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others। ग्राम भोजक और गृहपति के अलावा जो बाकी लोग थे उनमें दास आते हैं, कर्मकार आते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों की ज़मीन पे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन्स सच एज द ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। अक्सर गांव में और भी कई तरह के क्राफ्ट पर्सन होते थे, जैसे ब्लैकस्मिथ यानी लोहार, पॉटर यानी कुम्हार, घड़े बनाने वाला, कारपेंटर यानी लकड़ी का काम करने वाले,
एंड वीवर यानी बुनकर, जो चीज़ों को बुनते हैं, जैसे कपड़े बुनने वाला, टोकरियाँ बुनने वाला। नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन। तमिल लैंग्वेज में लिखी गई सबसे पहली, सबसे पुरानी रचनाएं। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स अगो। सबसे पुरानी जो तमिल की रचना मिलती है उसे संगम लिटरेचर कहते हैं और इसे 2300 साल पहले लिखा गया था। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams of Poets that were held in the city of Madurai. इन तमिल टेक्स्ट को संगम लिटरेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन लिटरेचर को पोइट्स यानी कवियों के एक सम्मेलन या असेंबली में, जहां बहुत सारे पोइट्स इकट्ठा होते थे, वहां लिखा गया था। और ये पोइट्स की असेंबली कहाँ होती थी? मदुरई में। ऊपर जो तमिल टर्म्स हमने देखे कि लैंड ओनर को वेललार कहते थे, ऑर्डिनरी प्लाउमैन को उझावार कहते थे और लैंडलेस लेबरर को कड़ाईसियार या अडिमाई कहते थे। ये जो तमिल टर्म्स हैं इसी संगम लिटरेचर में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। हमें उस समय की सिटीज़ के बारे में 4 सोर्सेज से पता चलता है। पहला है स्टोरीज से, दूसरा है ट्रैवलर से, जो लोग शहरों में आते जाते होंगे, तीसरा है स्कल्पचर यानी मूर्तियों के थ्रू पता चलता है, और चौथा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट को उस समय के जो रिमेन्स मिले हैं उनसे पता चलता है। तो सबसे पहला है स्टोरीज। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकास। दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks। आपने जातकास के बारे में सुना होगा। जातकास कहानियाँ होती हैं। ये कहानियाँ या स्टोरीज़ आम लोगों के बारे में थी। ये वो कहानियाँ हैं जो ऑर्डिनरी पीपल यानी आम लोगों के द्वारा बनाई गई थी और इसे बुद्धिस्ट मॉन्क ने लिखा और प्रिजर्व किया। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। ये एक गरीब आदमी के बारे में है कि वो किस तरह से अमीर बना। द क्लेवर पुअर मैन। एक समय की बात है, एक सिटी में एक क्लेवर पुअर मैन रहता था। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। इस मरे हुए चूहे को उसने एक होटल वाले को बेचा 1 सिक्के में। ये चूहा होटल वाले ने अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए लिया। एक दिन आंधी आई। राजा का गार्डन टूटी डालियों और पत्तों से भर गया। जो राजा का गार्डनर यानी माली था वो ये सोचकर परेशान हो गया कि इतनी गंदगी को कैसे साफ किया जाए। इस यंग मैन ने गार्डनर को कहा कि मैं इस गंदगी को साफ कर दूंगा इस शर्त पर कि जितनी टूटी डालियां हैं, लकड़ियां हैं, वो मैं रख लूँगा। गार्डनर तुरंत मान गया। इस गार्डन के आसपास बच्चे खेल रहे थे। उस यंग मैन ने बच्चों को यह कहकर इकट्ठा किया कि हर टहनी या हर पत्ता जो वो इकट्ठा करेंगे उसके लिए उन्हें एक मिठाई दी जाएगी। कुछ ही समय में बगीचे में फैली गंदगी का ढेर गेट के पास लग गया। उसी समय राजा का जो पॉटर था यानी कुम्हार था, वो फ्यूल यानी लकड़ियों की तलाश में था जिसे जलाकर वो अपने घड़ों को पकाता। कच्ची मिट्टी के घड़ों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना पड़ता है। अब चूंकि ये लकड़ियां यंग मैन की थी तो पॉटर ने वो लकड़ियां उससे खरीद ली। अब इस यंग मैन ने एक नया प्लान सोचा। वो एक बर्तन में पानी भर के शहर के दरवाजे पर गया और वहाँ पर 500 ग्रास कटर्स यानी घास काटने वाले लोगों को उसने पानी पिलाया। ग्रास कटर्स इससे खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुमने ये अच्छा काम किया है, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। इस यंग मैन ने कहा कि जब मुझे मदद की ज़रूरत होगी तब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद उस यंग मैन ने एक ट्रेडर से दोस्ती करी। एक दिन उस ट्रेडर ने यंग मैन को बताया कि शहर में कल हॉर्स डीलर यानी घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े लेकर आ रहा है। ये सुनकर यंग मैन ग्रास कटर के पास चला गया। उसने हर ग्रास कटर से एक ग्रास का बंडल मांगा और कहा कि आप अपनी घास तब तक ना बेचें जब तक मेरी घास ना बिक जाए। ग्रास कटर्स मान गए और उन्होंने उसे 500 ग्रास के बंडल्स दिए। जब हॉर्स डीलर कहीं से ग्रास नहीं खरीद सका तब उसे इस क्लेवर यंग मैन से ग्रास खरीदना पड़ा। घास के बदले में यंग मैन ने हॉर्स डीलर से 1000 सिक्के लिए। इस स्टोरी से हमें उस टाइम के ऑक्यूपेशन के बारे में पता चलता है, जैसे होटल ओनर, गार्डनर, पॉटर, ट्रेडर, ग्रास कटर, हॉर्स डीलर।
We can use other kinds of evidences to find out about life in some of the early cities. हम कुछ और भी दूसरे तरह के evidences यूज़ कर सकते हैं ये बात पता करने के लिए कि earlier cities में life कैसी थी. Sculptors carved scenes depicting people lives in towns and villages as well as in the forest. तो उस समय के लोगों की जो लाइफ थी सिटीज़ में, विलेजेस में, फॉरेस्ट में, इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करके उस समय की स्कल्पचर्स बनाए जाते थे. These sculptures were used to decorate railings, पिलर्स या ऐसे बिल्डिंग्स की गेटवेज जहाँ पर लोग अक्सर विजिट करते हों. मध्य प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट जगह है सांची. वहाँ से भी हमें काफ़ी सारे स्कल्पचर्स मिले हैं. सांची स्तूप की वजह से फेमस है. स्तूप इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट फॉर बुद्धिस्ट. सांची का स्तूप बहुत ही ज़्यादा फेमस है. आज से 2500 ईयर्स पहले मैक्सिमम सिटीज़ जो डेवलप हो रही थी वो महाजनपदास की कैपिटल थी. ये सिटीज़ चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुआ करती थी. These cities were surrounded by massive fortification walls. In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one on top of the other. These are known as ring wells. थर्ड तरीका इन सिटीज़ के बारे में जानने का है आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है उस समय की सिटीज़ से, रिंग वेल्स. रिंग वेल्स क्या होते हैं? पॉट्स या सेरेमिक रिंग्स को एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया जाता है. इसको रिंग वेल्स बोलते हैं. दीज सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स. कुछ केसेस में इन रिंग वेल्स का यूज़ टॉयलेट की तरह होता था या ड्रेन की तरह या फिर कूड़ा रखने वाली जगह की तरह होता था. ये रिंग वेल्स इंडिविजुअल हाउसेज में मिले हैं. वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट. हमें महलों के, बाज़ारों के और घरों के कम ही अवशेष मिले हैं. ये ज़्यादा नहीं बच पाए हैं. शायद कुछ बचे होंगे जो आर्कियोलॉजिस्ट अभी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं. अदर्स मेड ऑफ वुड, मड ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव्ड. ऐसी बिल्डिंग्स जो लकड़ी से बनी थी या फिर कच्ची मिट्टी के ईंटों से बनी थी और थैच यानी छप्पर जो कि घास फूस से बनाए जाते थे, ये चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाई हैं, डिकम्पोज हो गई हैं. फोर्थ वे टू फाइंड आउट अबाउट सिटीज़ इज़ ट्रैवलर्स. सेलर्स और ट्रैवलर्स जो दूर दूर के देशों में ट्रैवल करके आते थे वो जो डिस्क्रिप्शन देते थे उससे हमें काफ़ी कुछ मालूम पड़ सकता है उस समय की सोसाइटी के बारे में, उस समय की सिटीज़ के बारे में. ऐसा ही एक बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट या डिस्क्रिप्शन मिला है हमें एक ग्रीक सेलर का जिसका नाम किसी को नहीं मालूम. उन्होंने वो सारे पोर्ट्स डिस्क्राइब किए जिस पे उन्होंने विजिट किया. भारूच गुजरात की एक कोस्टल सिटी है. उस ग्रीक सेलर ने वहाँ पर भी विजिट किया था और उनके डिस्क्रिप्शन का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ मेंशन्ड है. द स्टोरी ऑफ बैरीगाजा, द ग्रीक नेम फॉर भारूच. भरूच का ग्रीक नेम था बैरीगाजा. उस सेलर ने डिस्क्राइब किया कि बैरीगाजा का जो गल्फ है वहाँ जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी नैरो है, पतला है और जो लोग सी से आ रहे हैं उनके लिए वहाँ जाने में काफ़ी कठिनाई होती है. द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बैरीगाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी. शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग. ऐसे नैरो गल्फ में शिप को स्टीयर यानी चलाने का स्किल किसके पास था? जो वहाँ के एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन थे जिनको किंग ने अपॉइंट किया था. भरूच एक पोर्ट टाउन था इसलिए वहाँ फॉरेन से भी शिप्स आते थे. यहाँ जो चीज़ें इंपोर्ट होकर बाहर से आती थीं उनमें है वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल यानी मूंगा, टोपाज यानी पुखराज. कोरल एंड टोपाज सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं. क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यानी सोने और चांदी के सिक्के, ये चीज़ें बाहर से आती थीं, इंपोर्ट होती थी. भरूच से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थीं, बाहर जाती थीं समुद्र के थ्रू, वो चीज़ें क्या हैं? प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज़, हिमालय एरिया में पाए जाने वाले कुछ पौधे. आइवरी यानी हाथी के दांत. अगेट एक तरह का पत्थर होता है जिसे हिंदी में गोमेद कहते हैं. कार्नेलियन, ये भी एक तरह का पत्थर होता है. कॉटन, सिल्क और परफ्यूम यानी सेंट. मर्चेंट्स राजा के लिए स्पेशल गिफ्ट्स लाते थे. दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर मतलब चांदी के बर्तन. सिंगिंग बॉयज़ गाना गाने वाले लड़के. ब्यूटीफुल वुमेन सुंदर औरतें. फाइन वाइन एंड फाइन क्लॉथ. नेक्स्ट टॉपिक है कॉइन्स.
उस समय भी कॉइन्स यानी सिक्कों का चलन था। कॉइन से लोगों की वेल्थ को मेजर किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके ऐसे बहुत सारे सिक्के पाए हैं जो इस जमाने के थे। दीज कॉइन्स वर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये कम से कम 500 ईयर्स तक सर्कुलेशन में थे। इसका मतलब ये काफ़ी टाइम तक यूज हुए थे। सो व्हाट आर पंच मार्क्ड कॉइन्स? पहली बात, इनका शेप, दे आर जनरली रेक्टेंगुलर, कभी कभी इवन स्क्वायर या राउंड शेप के होते थे। इनको या तो मेटल शीट से काट कर बनाया जाता था और दे वर मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स छोटी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं। जो मेटल से बने हुए ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको फ्लैट कर देंगे अगर प्रेशर से तो वो कॉइन बन जाएगा। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विथ सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस। इनको इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, मतलब इन पर खुदाई करके नहीं लिखा जाता था। डाई या पंच यूज करके इन कॉइन्स को स्टैम्प किया जाता था। जब कॉइन्स पर पीछे की तरफ से स्टैम्प से दबाया या पंच किया जाता था तो आगे की तरफ स्टैम्प का सिंबल उभर कर आ जाता था, इसलिए इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला जाता है। यहीं से इनका नाम आता है। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के कई हिस्सों में मिले हैं। दैट मीन्स दे वर इन वास्ट सर्कुलेशन। ये कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरीज तक सर्कुलेशन में थे। देवर ऑल्सो अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एक छोटी पोएम है संगम कलेक्शन से जो तमिल टेक्स्ट का कलेक्शन था। इससे हमें आइडिया लग रहा है कि सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस्ड प्लेंटीफुली अलॉन्ग द सी कोस्ट। काफ़ी लोग जो सी कोस्ट के पास नहीं रहते थे वो अपने प्रोडक्ट्स जैसे पैडी सॉल्ट के बदले में देते थे। सो इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग वॉज एक्सचेंज विथ कॉइन्स। बार्टर सिस्टम भी चलता था, जहाँ पर अगर आपके पास ऐसा कुछ है जिसकी मुझे ज़रूरत है तो मैं उसके बदले में आपको कुछ और दे दूंगी जो आपकी ज़रूरत का होगा। सो वी विल एक्सचेंज गुड्स। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सिटीज़ विथ मैनी फंक्शंस। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक सिंगल टाउन वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले से मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट रहा है। ऐसा क्यों? पहला रीज़न है लोकेशन। इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स of travel and trade from the northwest to the east and from north to south। दो मेजर ट्रैवल और ट्रेड के रूट्स हैं जिसके क्रॉस रोड पर मथुरा सिचुएटेड है। उसमें से एक रास्ता नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट को जाता है और दूसरा रास्ता नॉर्थ टू साउथ जाता है। ये दोनों ही रूट्स ट्रैवल और ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है और इन दोनों के क्रॉस रोड पर मथुरा सिचुएटेड है। दैट इज़ वॉट मेक्स इट लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। There were fortifications around the city and several shrines। मथुरा के चारों तरफ किले बने थे, मैसिव वॉल्स बनी थी प्रोटेक्शन के लिए और यहाँ कई तरह के रिलीजियस श्राइन्स भी थे। आसपास की जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ के फार्मर्स और हर्डर्स मथुरा सिटी के लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करते थे। दूसरा रीज़न ऑफ वाई मथुरा इज़ इम्पॉर्टेंट, स्कल्पचर। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर where some extremely fine sculpture was produced। मथुरा में कुछ बहुत बेहतरीन मूर्तियाँ भी बनाई गई थी। मथुरा रीजन में आर्ट एंड क्राफ्ट और स्कल्पचर ने बहुत तरक्की कर ली थी उस टाइम पर। दैट इज़ वाई इट मेड मथुरा वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रीज़न है around 2000 years ago मथुरा became the second capital of कुषाण। आज से लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की सेकेंड कैपिटल बन गया। फोर्थ रीजन है रिलीजियस सेंटर। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर। देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों की मोनेस्ट्री थी जहाँ वे रहते थे, जैन लोगों के मंदिर थे और ख़ास तौर पर यहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती थी। और फिफ्थ रीज़न है इंस्क्रिप्शंस। मथुरा में ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो स्टोन स्लैब या स्टोन स्टैचूज पर किए गए हैं। ये इंस्क्रिप्शंस जनरली शॉर्ट हैं और इनको लिखा गया था गिफ्ट को रिकॉर्ड करने के लिए जो मेन या वुमेन ने मॉनेस्ट्रीज और श्राइन्स को दिए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आज भी काफ़ी सारे रिलीजियस प्लेसेस पर ऐसे स्टोन स्लैब्स लगे होते हैं जिस पर लिखा होता है कि इस चीज़ को डोनेट XYZ पर्सन ने किया है। सो ये वही चीज़ थी। These gifts were made by kings and queens, officers, merchants and craftsperson। जो भी सिटी में रह रहे थे उनमें से काफ़ी लोग ऐसे गिफ्ट्स और डोनेशंस देते थे रिलीजियस प्लेसेस को।
इन इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारे क्राफ्ट्स पर्सन का भी मेंशन है, जैसे गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, ब्लैक स्मिथ यानी लुहार, वीवर्स कपड़ा बुनने वाले, बास्केट मेकर्स यानी टोकरी बुनने वाले, गार्लैंड मेकर्स माला बनाने वाले, एंड परफ्यूमर्स यानी इत्र बनाने वाले। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि उस टाइम के अराउंड मथुरा में बहुत सारे क्राफ्ट प्रेवलेंट थे और बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन इन क्राफ्ट्स पर डिपेंड कर रहा था। अगला टॉपिक है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। अब चूंकि क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पर, तो चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं कि उस समय काफ़ी क्राफ्ट्स प्रेवलेंट थे। इन क्राफ्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NBPW। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये आमतौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है। NBPW इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पॉटरी। ये अपने टेक्सचर में हार्ड होती थी, व्हील से बनाई जाती थी, मेटेलिक लुकिंग होती थी, मतलब इसका बाहर का सरफेस मटेल जैसा लगता है और इसका एक शाइनी ब्लैक सरफेस होता है। इसका आउटर सरफेस ब्लैक क्यों होता है? बिकॉज द पॉटर यूज टू एक्सपोज द earthenware टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज kiln, विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ द आउटर सरफेस। पॉटरी बनाते वक्त जो पॉट्स होते हैं इनको बहुत हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज किया जाता है जिससे ये स्ट्रॉन्ग बन सके। उस समय पर पॉटर्स इतने हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज करते थे इन पॉट्स को कि उनका बाहर का सरफेस ब्लैक कलर का हो जाता था। इन पॉट्स के ऊपर एक ब्लैक कलर की स्लिप भी लगाई जाती थी जिसकी वजह से इनका सरफेस बहुत ही शाइनी और मिरर जैसा हो जाता है। स्लिप एक लिक्विड मिक्सचर होता है जो क्ले और पानी से बनाया जाता है और इसका काफ़ी पॉटरी और सेरेमिक वेयर को बनाने में यूज़ किया जाता है। जिन क्राफ्ट्स के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिल गए हैं वो तो हमें मालूम है, लेकिन ऐसे बहुत से क्राफ्ट्स होंगे जिनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, डिकम्पोज हो गई हैं। लेकिन और सोर्सेज हैं जिनसे हमें आइडिया लग सकता है कि कौन से क्राफ्ट प्रेवलेंट थे। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इंपॉर्टेंट। देयर वर famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. Both men and women worked in these centers. उस जमाने के जो भी टेक्स्ट हमें मिले हैं उनसे ये मालूम पड़ा है कि क्लॉथ का मैन्युफैक्चर भी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। कपड़े बनाने के लिए नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरई बहुत फेमस था। इन सेंटर्स में मेन एंड वुमेन दोनों काम करते थे और कपड़े बनाते थे। अब क्योंकि क्राफ्ट और ट्रेडिंग इतने बड़े प्रोफेशन बन रहे थे, बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे थे, तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन बनाना जरूरी था। तो काफ़ी क्राफ्ट्स पर्सन और मर्चेंट्स ने मिलकर एसोसिएशन फॉर्म कर लिया था, अपना संघ बना लिया था जिसे श्रेणीज कहा जाता है। ये जो क्राफ्ट्स पर्सन का समूह या श्रेणीज होती थी ये दूसरों को ट्रेनिंग देती थी, लोगों को रॉ मटेरियल प्रोक्योर यानी उपलब्ध करवाता था और जो फाइनल चीज़ें बनती थी, जो भी फिनिश्ड गुड होता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, लोगों तक पहुँचाने का भी काम करती थी। मर्चेंट्स की जो श्रेणीज थी इन्होंने भी ट्रेड को बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया था, बहुत सिस्टमैटिक कर दिया था। श्रेणीज बैंक की तरह भी काम करती थी जहां पर रिच मैन एंड वुमेन अपने पैसे डिपॉजिट कर सकें और इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता था। फिर इन्वेस्टमेंट के बाद जो इंटरेस्ट आता था उसका कुछ पार्ट पैसा जमा करने वाले रिच मैन एंड वुमेन को मिलता था और थोड़ा पार्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे मॉनेस्ट्रीज को डोनेट कर दिया जाता था उनको सपोर्ट करने के लिए। क्राफ्ट की उस समय इतनी इम्पोर्टेंस थी कि उस समय की प्रोमिनेंट बुक्स जैसे अर्थशास्त्र में भी क्राफ्ट का मेंशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। अर्थशास्त्र इज अ वेरी प्रोमिनेंट बुक रिटन बाय चाणक्य और कौटिल्य हु वाज द एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र में मेंशन है कि कैसे स्पेशल ऑफिसर की सुपरविजन में वर्कशॉप्स में क्लॉथ की स्पिनिंग एंड वीविंग होती थी। ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड की वुमेन, अलग अलग एज की वुमेन को भी हायर किया जाता था। विडोज, यंग वुमेन जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, नन्स, कोर्टिजन्स जो थी उनकी मदर, ऐसे वुमेन जो रिटायर हो गई हैं राजा की सर्विस से या टेम्पल की सर्विस से, इन सबको हायर किया जाता था फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, बाक कॉटन,
हेम्प एंड फ्लैक्स। उन्हें ऊन बनाने के लिए काम में, पेड़ की छाल इकट्ठा करने के काम में, कॉटन तैयार करने के काम में, या फिर हेम्प यानी रस्सी और फ्लैक्स यानी सन तैयार करने के काम में लगाया जाता था। मतलब रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करने के लिए। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। वो जिस तरह से और जितना काम करते थे उन्हें उतना पे किया जाता था। जिन वुमेन को अलाउड नहीं था कि वे अपने घर से बाहर निकल सके, उनके लिए भी प्रोविजन कर रखा था। वो अपनी मेड या सर्वेंट्स को भेजकर रॉ मटेरियल मंगाकर घर पर काम कर सकते थे। जिन वुमेन को घर से बाहर जाना अलाउड था वो सुबह के टाइम पर वर्क पर जाएं, अपना काम सबमिट करें और अपने पैसे कलेक्ट करें। उन्होंने जो काम किया है उसे एग्जामिन करने के लिए इनफ लाइट चाहिए होती थी, इसलिए उन्हें डॉन यानी शाम से पहले जाना होता था। लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न थे कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट का भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा था। अगर जो सुपरवाइजर है वो वुमेन के साथ बदतमीजी करता है या उनके साथ गलत तरीके से बिहेव करता है तो उसे पनिश भी किया जाएगा। और जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उन्होंने अपना काम ढंग से कंप्लीट करके नहीं दिया है तो उन पे भी फाइन लगेंगे और उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। कुछ केसेस में उनके अंगूठे भी काट दिए जाते थे। सो एवरीथिंग वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अ क्लोजर लुक में हम अरिकामेडु के बारे में पढ़ेंगे। अरिकामेडु पुडुचेरी में एक जगह है। ये 2200 से 1900 ईयर्स पहले की बात है जब अरिकामेडु एक इम्पॉर्टेंट कोस्टल सेटलमेंट था। यहाँ पर डिस्टेंट लैंड यानी दूर दराज के इलाकों से शिप्स आते थे और अपना सामान यहाँ अनलोड करते थे। अरिकामेडु से क्या क्या मिला है जिससे हमें मालूम चलता है कि इम्पॉर्टेंट है। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ईंटों से बना एक स्ट्रक्चर मिला है जो प्रोबेबली सामान रखने वाला वेयर हाउस गोडाउन था। यहाँ पर कुछ पॉटरी मिली हैं जो कि मेडिटेरेनियन रीजन से हैं। मेडिटेरेनियन रीजन यानी इटली स्पेन वाला रीजन। एम्फोरी मेडिटेरेनियन रीजन की एक ऐसी पॉटरी है जो लंबी होती है, उसके दोनों साइड पर हैंडल्स होते हैं। ये ऐसे जार होते हैं जिसमें जनरली लिक्विड को स्टोर किया जाता है। एक और टाइप की पॉटरी मिली है जिसको हम बोलते हैं एरेटाइन वेयर। ये स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी होती है। इसका नाम इटली की एक सिटी के नाम पर रखा गया है। इनको कैसे बनाते थे? इनके पास स्टैम्प्ड मोल्ड्स होते थे जिसके अंदर वेट क्ले मतलब गीली मिट्टी को प्रेस कर दिया जाता था और उस क्ले से फिर पॉट्स बन जाते थे। यहाँ पर लोकल पॉटरी भी मिली है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि लोकल पॉटरी में जो डिज़ाइंस मिली हैं वो रोमन डिज़ाइंस हैं। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स ये सब भी मिला है। इसका मतलब रोम के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड था। यहाँ पर स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं जो प्रोबेबली डाइंग वैट्स थे। डाइंग वैट्स मतलब ऐसे बड़े बड़े कंटेनर जिनको कपड़ों को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था। ऐसा काफ़ी एविडेंस मिला है सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास से बीड्स बनाने का, ज्वेलरी बनाने का, और काफ़ी सारे पॉटरी के पीसेस में ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिखा गया है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज यूज टू राइट अ लॉट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग तमिल। एल्सवेयर में हम रोम के बारे में पढ़ेंगे। रोम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन यूरोप एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। रोम उस टाइम के अराउंड डेवलप हुई जिस टाइम के अराउंड गंगा वैलीज की सिटीज़ डेवलप हो रही थी। एक और रीज़न है वाई रोम वॉज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। ये एम्पायर इतना बड़ा था कि यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया इस पूरे एरिया को कवर करता था और इस एम्पायर का कैपिटल था रोम। ऑगस्टस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्परर थे उस टाइम के और उन्होंने अराउंड 2000 ईयर्स पहले रूल किया था। वो ऐसा कहते थे कि जब उनको रोम मिली थी तो इट वॉज अ सिटी ऑफ ब्रिक्स, लेकिन ही कन्वर्टेड रोम इनटू सिटी ऑफ मार्बल। मतलब जब वो एम्परर बने थे तब रोम इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन उन्होंने रोम को खूबसूरत बनाया। ऑगस्टस और उनके बाद के रूलर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें रोम में बिल्ड करी जिसके लिए रोम जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टेम्पल्स एंड पैलेसेस, ह्यूज एम्फीथिएटर्स। एम्फीथिएटर एक मीटिंग प्लेस है या एक थिएटर प्लेस है जो ओपन एरियाज में होते हैं जिनके ऊपर सीलिंग नहीं होती है। रोम में एम्फीथिएटर में बहुत सारे शोज पुटअप किए जाते थे जिन्हें सिटीजन्स आकर देखते थे। रोम इज़ ऑल्सो नोन फॉर पब्लिक बाथ्स। यहाँ पर सेपरेट टाइमिंग्स होती थी मेन एंड वुमेन की। यहाँ पर लोग आके मिलते थे, रिलैक्स करते थे। वहाँ पर ऑगस्टस और दूसरे रूलर्स ने एक्वाडक्ट्स भी बने थे जो सिटी में पानी लेकर आते थे। एक्वाडक्ट्स ऐसे चैनल्स होते थे जो पानी सप्लाई करते थे और ये पानी लाते थे बाथ्स, फाउंटेन्स और टॉयलेट्स के लिए।
So they had a proper water system in the city even at that time. With this, we complete a chapter 8 of history, vital villages, thriving towns. आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।